नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे असम और बंगाल की, जहां बीजेपी की जीत से सीमा पार हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेशी सुरक्षा गार्डों ने असम से बंगाल तक अपनी चौकसी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। सूत्र तो यहां तक दावा करते हैं कि ढाका से लेकर के सीमावर्ती इलाकों तक एक ही डर है, घुसपैठियों की फैक्ट्री पर ताला लगने वाला है। भारतीय सीमा पर तैनात बांग्लादेशी गार्ड्स अब हाई अलर्ट पर हैं और उन्हें डर भी है कि बीजेपी सरकार के आने से न केवल नई घुसपैठ रुकेगी, बल्कि जो लोग डंकी रूट यानी अवैध रास्तों से भारत में दाखिल हुए हैं उन्हें वापस खदेड़ दिया जाएगा। बॉर्डर पर बढ़ी ये हलचल इसी डर का नतीजा है कि हम हवाई दावा नहीं कर रहे हैं, ना कि बातें कर रहे हैं, बल्कि प्रोथोम ओलो की एक रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं। अब पूरी रिपोर्ट भी मैं आपको बताती हूँ कि ये रिपोर्ट आखिरकार क्या कहती है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि बांग्लादेश ने असम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सीमा पर अपनी चौकसी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की नापोल सीमा पर सुरक्षा और निगरानी को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। जशोर 49 बीजीएम और खुलना 21 बीजीएम के अधिकार क्षेत्र में हाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया है और बांग्लादेश को आशंका है कि घुसपैठियों को असम और पश्चिम बंगाल से निकाला जा सकता है, इसलिए ये चौकसी बढ़ाई जा रही है। असम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद घुसपैठियों को निकाला जा सकता है और ये दावा तो बहुत पहले से बांग्लादेश के ही नेता करते रहे हैं। जब इलेक्शन सिर्फ हो रहे थे तब उनकी तरफ से ये दावे किए गए थे कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आ गई तो ये समझ लीजिए कि घुसपैठियों का वहां से वापस भगाया जाना तय है। अब सालों से जारी घुसपैठ के खेल पर सख्त शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। जो घुसपैठिए चोरी छिपे असम और बंगाल की गलियों में अपनी जगह बना चुके थे, उनमें अब भागने की होड़ मची है और बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति और सख्त कानून के खौफ ने घुसपैठियों के सिंडिकेट को हिला करके रख दिया है। बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियां परेशान है क्योंकि अगर भारत ने वापस भेजने की प्रक्रिया तेज की तो बांग्लादेश के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने सीमा पर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है ताकि भारत की तरफ से वापस भेजे जाने वाले लोगों को रोका जा सके। क्या अब असम और बंगाल से घुसपैठ का ये काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बॉर्डर पर बढ़ता ये तनाव कहीं इसी ओर इशारा तो नहीं कर रहा है कि अब भारत की धरती पर अवैध मेहमानों के लिए कोई जगह शेष नहीं बची है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। असम बंगाल में भगवाधारी आए, घुसपैठिए घबराए। सनातनी पार्टी की विक्ट्री, बांग्लादेशियों की बंद फैक्ट्री। हिमंता सुवेंदु सरकार का ऐलान, घुसपैठियों में त्राहिमाम। बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट हाई, पार किया तो मौत आई। बांग्लादेश में नो एंट्री, घुसपैठिए कैसे जाएंगे अपनी कंट्री? हम सीमाओं को बंद कर दूंगा और सीमाओं का अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान है लात मार मार के ये लोगों को हम लोग भगाऊंगा। अपने लोगों से किनारा, बांग्लादेश नहीं जा पाएंगे दोबारा। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश बॉर्डर पर अलर्ट हाई जो हुआ है वो असम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन का खौफ तो नहीं है कहीं? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से, के शर्मा नेता कांग्रेस से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, विश्वजीत घोष जी नेता टीएमसी, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार और नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले जरा आप ही बता दीजिएगा कि आखिरकार के शर्मा जी कैसे हुआ? अभी तो सिर्फ बीजेपी चुनकर के आई है और तनाव अभी से शुरू हो गया बांग्लादेश की सीमा पर, यह डर पहले क्यों नहीं दिखता था? सवाल किससे है? आप ही से। बिना
हाँ, क्या सवाल है? सवाल मीनाक्षी ये जी? है कि ये डर, ये खौफ बांग्लादेश की सीमाओं पर पहले नजर क्यों नहीं आता था कि पहले चौकसी नहीं बढ़ाई जाती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में जैसी बीजेपी की सरकार बनी, बांग्लादेश में हाई अलर्ट हो गया। बॉर्डर पर, चौकियों पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया कि कहीं घुसपैठियों को वापस भेजना शुरू ना कर दिया जाए। मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। बीजेपी को जहां फायदा हो रहा है असम और बांग्लादेश पे, तो बहुत अच्छा चौकसी कर रहा है। अरे हिम्मत है, मैं इस बीजेपी के प्रवक्ता से यहाँ बैठे हैं, उनको कहिए मैसेज पहुंचाने के लिए है हिम्मत तो अपनी चौकसी जो है चाइना में बढ़ा के दिखाए। नहीं, मुझे चाइना लगता है कि आप अरुणाचल में समझे बढ़ा नहीं के कि मुद्दा क्या दिखाए, है। गलवान में बढ़ा के शर्मा दिखाए। जी, मीनाक्षी जी, पहले मुद्दा तो समझ लीजिए कि चौकसी यहाँ नहीं, बांग्लादेश वाले बढ़ा रहे हैं अपनी सीमाओं पर कि कहीं घुसपैठिए उनकी तरफ वापस ना आने शुरू कर दे। बांग्लादेश में ये चौकसी बढ़ रही है, भारत की तरफ से नहीं बढ़ रही है। इसी की बात है मीनाक्षी जी, मेरा रिदम खराब कर देती है आप। अरे मेरा आप ये तो कहना सवाल ही नहीं है, समझ रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैं समझ में आ रहा है मुझे। हाँ। पर चाइना की बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पे जो घुसपैठियां आ रही है और जो जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंक रही है, बम ब्लास्ट कर रही है, वहां पे फेल है। 370 फेल है। वहां पे क्या, वहां पे जो सरकार भी जो है वहां पे किसकी है? आपको पता है एलजी की ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू चीफ मिनिस्टर। और वहां पे भी पावर किसके पास है? मोदी जी के पास है। ना तो बांग्लादेश में, ना तो पाकिस्तान में, ना तो नेपाल बॉर्डर पे। आपको पता है देश में जितने भी घुसपैठियां सबसे ज्यादा कहां से घुसती है? नेपाल बॉर्डर से। जैसे जिसका भी एलओपी लगा हुआ है इंडिया में, जो आदमी इंडिया के एयरपोर्ट पे नहीं आ सकता, वो पहले नेपाल जाता है, नेपाल से दुबई जाता है या जहां से जाता है। तो ये मीनाक्षी जी है खेल, ये खेल नहीं चलेगा। ये सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं कि वहां बांग्लादेश में चौकसी बढ़ गया है, वहां के लोग घबरा रहे। क्यों घबराएंगे? 40 साल से जो रह रहे हैं और वो बांग्लादेशी है ही नहीं, बांग्लादेशी है ही नहीं। हर देश में, मैं नहीं कहता 100% बांग्लादेशी नहीं है, 10-20% होंगे बांग्लादेशी, लेकिन उस अब सोए हुए थे। बीजेपी की सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी आई थी, वहां पे कर लेते। क्या केंद्र की सरकार ज्यादा, ये इंटरनल मामला जो है, एक्सटर्नल मामला जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला आता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। वहां पे जब सरकार थी चलिए ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ रत्नाकर जी, ये डर वहां क्यों नहीं दिखता है? नेपाल से लगातार घुसपैठ होती रहती है, चाइना बॉर्डर पर फिर ये हरकतें क्यों नहीं बढ़ती है कि चाइना भी अपनी तरफ घुसपैठियों को कहीं बाहर ना निकाल दे? हालांकि के शर्मा जी ये बता देते जरा तो ज्यादा मुझे समझ में आ जाता कि कितने चाइनीज भारत में आकर के रह रहे हैं। लेकिन ठीक है रत्नाकर जी, ये बताइएगा कि ये डर बाकी तरफ क्यों नहीं नजर आता है? सिर्फ बांग्लादेश को लेकर के हवा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए मीनाक्षी जी, अभी मैं कांग्रेस के नेता की बात सुन रहा था। ये क्लीन चिट देने का काम सबसे पहले करते हैं। अभी इन्होंने अपना स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया कि वहां पे तो बांग्लादेशी है ही नहीं, बांग्लादेशी है ही नहीं। इन्होंने अभी क्लीन चिट दिया, थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत हैं। अरे भैया, पूरे देश में यूपीए सरकार में 2.5 करोड़ के करीब जो है आपने घुसपैठियों को अलाउ किया अंदर आने के लिए। IMDT एक्ट जैसे एक्ट ला करके आपने उनको बढ़ावा देने का काम किया और डेमोग्राफी को जो है बदलने का काम जो है कि अभी किया गया, तो यूपीए की सरकार में किया गया। हमारी सरकार आई है, निश्चित रूप से आप अगर कुछ दिन पहले के बांग्लादेश के एक सांसद का जो संसद में वहां के चर्चा किया था, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी, क्योंकि जितने भी घुसपैठिए हैं वो फिर बांग्लादेश में आना शुरू कर देंगे। अब ये बताइए कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बैठा संसद में सांसद अगर इस चीज की व्याख्या कर रहा है तो वो सही कह रहा है, या यहाँ कांग्रेस के बैठे नेता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? पहले ये बता दीजिए मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका वक्तव्य साफ दर्शाता है कि जो अवैध राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा देने का जो काम किया था, वो अब काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अरे भैया, आप ही का सही है, आप सही बोल रहे हैं। मैं हार मान लिया भाई, आप खुश हो जाओ, आपकी सत्ता है, पूरी बात है, आपको करना करो। ये कुछ बोल नहीं पाते। अच्छा, मैं एक एक करके आप लोगों से आपके रिएक्शन ले लूंगी, एक एक करके मैं आपके रिएक्शन ले लूंगी। ओपनिंग रिमार्क किसी का भी हो वो पूरा कर लेने दिया करे प्लीज।
जी देखिए, अगर बांग्लादेश में बैठे संसद में कोई सांसद अगर इस तरह की चिंता व्यक्त करता है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो जो अवैध घुसपैठिए हैं वो हमारे देश में वापस आना शुरू कर देंगे, यानी कि इस स्टेटमेंट से बहुत स्पष्ट रूप से और साफ जो है वो क्लियर है कि अवैध घुसपैठियों को राजनीतिक हित के लिए फर्जी दस्तावेज के माध्यम से वोटर बनाने का भी काम जो है कहीं न कहीं टीएमसी की सरकार और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। जी, तो आप विपक्ष में थे तो आप सोए हुए थे क्या? आप आवाज उठाते? अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, मुंह में लड्डू घुसा था क्या जी? अरे आप सही है, यहाँ सब बैठे जो है ना सब रावण के वंशज है, आप राम के वंशज है। नहीं होता है ये राम के वंशज नहीं करता हूँ मैं, ये बंदर छाप डिबेट करता नहीं मैं। अरे भाई आप रावण के वंशज हम लोग हैं, आप राम के वंशज हैं, आप राजा हरिश्चंद्र के चेले हैं, राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं। आपने टीएमसी सरकार में ऊँट क्यों नहीं उठाई? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। टीएमसी सरकार बार बार गृह मंत्री जी कह रहे थे कि हमने जब फेंसिंग कराने की कोशिश की बॉर्डर्स पे, तब तक वहां की सरकारों ने सहयोग नहीं किया। तो अरे भाई साहब 15 साल से क्या झूठ के और गुंडागर्दी के बल पे थे क्या? अभी नया जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं है, उड़ते किलेबंदी होगी और कोई भी घुसपैठिया बाहरी अब इस देश में आ नहीं सकता। और वहां के रहवासी, पश्चिम बंगाल हो चाहे आसाम हो, वहां के रहवासियों का अधिकार जो है वो अपॉर्चुनिटी वो छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हम इंश्योर करेंगे। रत्नाकर जी थोड़ा सांस ले लीजिए। 56 इंच का सीना है ना आपके पास, हम लोग तो तलवार चाट के वो बना हुए हैं, आप तो 56 इंच का सीना चाट के बना हुए हैं। अब सुनिए, आपके दम है ना, आपके दम, आपके प्रवक्ता बोलते हैं एक टाइम्स नाउ में बोले कि अरे दूसरे चैनल का नाम मत लीजिए के शर्मा जी, कभी भी किसी भी चैनल पर बैठे, कभी भी किसी भी चैनल पर बैठे तो दूसरे चैनल के नाम में कौन क्या प्रवक्ता कह गया उस पर डिबेट नहीं होती है और ना ही उन चैनल्स का नाम दिया जाता है। ये बहुत बेसिक है। विश्वजीत घोष जी, क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये बदलाव की बयार शुरू हो गई है या सिर्फ बातें हो रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी जी, उनको सहित सबको, मंत्रिमंडल सहित सबको सुखाने देते हैं। हम लोग चाहेंगे ये बीजेपी बंगाल में घुसपैठिया रोहिंग्या का बात बोलते थे, अब उन लोग ही देखेंगे कितना रोहिंग्या और कितना बांग्लादेशी बंगाल में है। ऐसा में तो किसी को नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ। देखिए, बंगाल में अगर घुसपैठिया होता तो उसको जरूर मिलेगा बीजेपी को, और सामने देखा जाएगा। घुसपैठिया तो ज्यादा होता है असम से और त्रिपुरा से, जो कि बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर सब चुपचाप रहता है, मीडिया भी चुपचाप रहता है। पोमा ने आप लोग का मीडिया देखा है कितना घुस है। कश्मीर से घुसपैठिया आके पहलगांव में मार के चल जाते हैं, गृह मंत्री चुपचाप रहते हैं। अगर बंगाल में घुसपैठिया होता तो 12 साल से गृह मंत्री क्या कर रहे थे, बॉर्डर फोर्स क्या कर रहे थे? हम लोग बोल रहे हैं बंगाल में घुसना नहीं है, और बीजेपी बोल रहा है बंगाल में घुसपैठिया है, रोहिंग्या है। एसआई में एक भी नाम नहीं मिला। एसआई में मिला 27 लाख वैलिड वोटर का नाम, जो 2002 में वोटर लिस्ट का नाम था। अभी बोल रहा है बंगाल में, बांग्लादेश में जब 2024 में शेख हसीना को भारत में लाया गया, तब बांग्लादेश का बहुत सनातनी बॉर्डर में आके रो रहा था कि हम लोग को ले लो। तब एक बीजेपी सनातनी का काम करने वाला सबको भेज दिया, मार के भेज दिया, किसी को बुला नहीं सका। ये झूठा सनातनी, झूठा इल्जाम और झूठा विभाजन का राजनीति और झूठा बांग्लादेशिया और झूठा रोहिंग्या बोल के वोट करना बंद कर दीजिए। बंगाल में एक सिस्टम काम किया, आप पूरे इलेक्शन में पता है, ये बात अगर जनता को समझाने में कामयाब रहते तो ये आपकी सरकार बन रही होती, जो बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। आप पूरे इलेक्शन में वहां के लोगों को नहीं समझा पाए कि वहां घुसपैठिए हैं जो कि बंगालियों का हक मार करके बैठे हुए हैं। आप अगर ये बात वहां पर समझा देते तो मुझे लगता है कि वहां पर सरकार एक बार फिर से टीएमसी की बन जाती, चौथा कार्यकाल वहां पर होगा। रत्नाकर जी, एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मेरे 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं।
देखिए, ये अभी भी यहाँ पे बैठ करके हाँ। और उस सच्चाई को इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं जो बांग्लादेश के सांसद ने चिंता व्यक्त की है अपने संसद में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर घुसपैठिया नहीं थे, अगर फर्जी वोटर नहीं थे, तो एसआईआर की प्रक्रिया में ममता बनर्जी इतनी आतुर क्यों दिख रही थी कि वो सड़क से लेकर, संसद से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। उनको पता था कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया होगी, अगर शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी, तो ये अवैध घुसपैठ वाले जिनको आपने वोटर बनाया था ना, फर्जी वोटर, उनका नाम कटेगा। और वही हुआ। उनका नाम काटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को कोई रोहिंगा नहीं मिला, कोई बांग्लादेशी नहीं मिला, सिर्फ 2.5 वोटर मिला। अगर बंगाल में रोहिंगा है, घुसपैठिया है, तो आप ही लोग बोलिए कहाँ है? अभी तो आप लोग सरकार है, उन लोग को पकड़िए। फुटेज सारी चीजें देखी नहीं जो बैग उठा करके बॉर्डर्स पे भाग रहे हैं, बांग्लादेश भाग रहे हैं लोग। उनको अभी से डर है, उनको अभी से डर है कि अगर वो रुक गए तो उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। वो डिटेंशन सेंटर का डर उनको साफ दिखता है। 12 बजे से 5 बजे तक गोलियां लेके सब भाग रहे हैं। डिस्कस कीजिए, वो तो नहीं कर पाएंगे। बीजेपी डिस्कस कीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। इतना झूठ मत बोलिए। अगर आप इतने सच्चे रहते, अगर आप इतने अच्छे रहते, तो बंगाल की जनता आपको ये मुंह नहीं दिखा देती। आपको भवानीपुर में भी आपकी ममता बनर्जी को हार का मुंह सामना नहीं करना पड़ता। लोकतंत्र तोड़ के आप लोग, लोकतंत्र तोड़ के इस सिस्टम में जिताए आप लोग को। लोकतंत्र को किस तरह से आपने तानाशाही के रूप में बदल दिया था। माँ माटी मानुष की जगह आपने मौलवी मस्जिद और मजार कर दिया था। ये आपकी जो मंशा थी ना, पश्चिम बंगाल की जनता ने समझ ली। सबसे ज्यादा मंदिर किसने तोड़ा? बीजेपी ने तोड़ा। दिल्ली में आरएसएस का दफ्तर में पार्किंग बनाने के लिए की मदद से 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिए। आप जो चुनाव जीतने का काम करते थे, आज का जो सच है वो यही है कि टीएमसी वहां से नकार दी गई है, बीजेपी वहां पर स्वीकार कर ली गई है। अब डॉक्टर सुनील कौशिक जी कौन कौन से वो बड़े बड़े रीजन रहे, बहुत डिस्कशन हुआ है इन तमाम चीजों पर, लेकिन क्या ये एक बात सच नहीं है कि ये पहले से मुहिम असम के अंदर तो चल ही रही थी कि घुसपैठियों को वहां से हटाया जाए, और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी वही चलाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। और ये बयान भी उस वक्त आए थे डॉक्टर सुनील कौशिक बांग्लादेश से कि अगर वहां पर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो घुसपैठियों का वापस आना तय है, और वही डर आज भी है। देखो मीनाक्षी, निश्चित तौर से घुसपैठिए को राज्य सरकारों के बहुत सहयोग से प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन देश की संसद में कई बार आंकड़े रखे गए हैं कि लगभग 3 करोड़ के आसपास घुसपैठिए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। केंद्र सरकार डिपोर्ट तो कर सकती थी, इसमें राज्य सरकार का रोल तो होता नहीं है। चलिए वो आ रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, आप राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन जो वर्तमान में तमाम राज्यों में घुसपैठिए मौजूद हैं, उसके लिए देश की सरकार ने क्या किया 10 साल में? क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया? क्या कोई ऐसी एजेंसी डेवलप की जो राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करके उनको चिन्हित करे और एक ऐसा सिस्टम तैयार करे कि अन्य जिन देशों से वो लोग आए हुए हैं वहां वार्ता करके उनको डिपोर्ट किया जाए? बिल्कुल, ये तो हो सकता था, लेकिन अब ठीक है, आप वो भी नहीं कर पाए। जिस तरीके से चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाती है, निश्चित तौर से 10-12 साल में कम से कम मुझे लगता है 50%, 25% तो घुसपैठिए बाहर हो जाने चाहिए थे। लगभग जहां 2004 से 14 के बीच जितने घुसपैठिए बाहर हुए, उसका 20% भी इन 10 सालों में घुसपैठिए बाहर नहीं हुए। ये बिल्कुल कड़वा सच है। लेकिन ठीक है, अब असम में आपकी तीसरी बार सरकार है, पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है। अब तो कोई मौका होगा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। कम से कम मुझे लगता है कि अगले 2 साल में, 3 साल में घुसपैठिए देश से बाहर हो जाने चाहिए। अब कोई ऐसा बहाना केंद्र सरकार के पास नहीं है। बिहार में भी आप देखिए, आप ही की सरकार है, आप ही का मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल में आपका मुख्यमंत्री, असम में आपका मुख्यमंत्री। तो जो भी घुसपैठिए आए हैं उनको कैसे बाहर भेजा जाएगा, कितने दिन में भेजा जाएगा, कौन सा ऐसा ब्लूप्रिंट केंद्र सरकार तैयार करेगी, इन सब चीज की जानकारी कम से कम देश को जानने का अधिकार है।
राजनीति होती है, होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, कांग्रेस क्या कहेगी, भाजपा क्या कहेगी, लेकिन धरातल पर कुछ चीजें दिखनी चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार ने जितने घुसपैठिए इस देश से बाहर किए, उसका 10% भी भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठिए देश से बाहर नहीं किए। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। राजनीतिक मुद्दे के लिए आप फायदा लीजिए, नुकसान जो जिस पार्टी का होगा वो होता रहेगा, लेकिन कम से कम घुसपैठिए मामले में ईमानदारी से अब केंद्र सरकार के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना नहीं है आत्मचिंतन जिसका का विषय रिजल्ट है अगले ये। 5 साल में जब दिखना आप ये चाहिए। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां पर किसी भी घुसपैठिए की कोई जगह नहीं है, वहां पर संसाधनों पर किसी भी घुसपैठिए का कोई अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल अब वो करके दिखाना भी होगा। नवीन दुबे जी, ये डर क्या नया नया है जो पनपा है बांग्लादेश में? नहीं मीनाक्षी जी, देखिए ऐसा है, पहली चीज तो ये अवधारणा अगर हम लोग बना के बैठे हैं कि सारे घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं तो ये गलत है। ये भी बात इस सही है। देश के अंदर म्यांमार से बहुत सारे घुसपैठिए आए हैं जिनको बांग्लादेश में भी घुसपैठ की, उन्होंने बांग्लादेश में शरण नहीं मिली, उनको भारत में शरण मिली। तो पहली चीज तो ये तय हो कि घुसपैठिया है कहाँ का। एक दूसरी चिंता मेरी और है, जो मथुआ समाज के तमाम लोग भारत में आए शरणार्थी या घुसपैठिया, वो अपनी नागरिकता के लिए संघर्ष करते रहे। मोदी सरकार ने कहा कि हम आपको नागरिकता देंगे भारत की। नागरिकता उन बेचारों को मिली नहीं है, तो क्या वो बेचारे भी धकेले जाएंगे वापस? क्या इसीलिए बांग्लादेश ने अपने यहाँ, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं कि हमने अपने बॉर्डरों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी, कोई घुसपैठिया स्वीकार नहीं किया जाएगा? ये बड़ी विषम परिस्थिति। तीसरी चीज, आसाम के अंदर जब वहां उन्होंने अपना CAA कराया तो 7.5 लाख मुस्लिम और 13.5 लाख हिंदू, यानी कि लगभग आप मान के चलिएगा कि हिंदुओं में बौद्ध और अन्य धर्मों को मानने वाले हिंदू थे। ये जब आंकड़ा सामने आया तो बोलती बंद हो गई। असम में घुसपैठिया गीत गाया जाता था। अब उन घुसपैठियों को क्यों नहीं वापस कर पा रहे हैं आप? भाई करिए ना सारे वापस। मैं तो मधुआ समाज की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, राजनीतिक एजेंडे होते हैं, सरकारों, राजनीतिक दल जो होते हैं, इनको अपने इनकेस कराते हैं, अपने हिसाब से कराते हैं। उनको चुनाव जीतना होता है, चुनाव लड़ना होता है, वो ये मुद्दे रहते हैं। तीसरा एक और बड़ा विषय है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राष्ट्रवाद की बड़ी बातें करती है, सिद्धांतों की बड़ी बातें करती है और नैतिकता की बड़ी बातें करती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बंगाल के अंदर जो कार्यकर्ता भाजपा का लगा रहा, उस दौर में लगा रहा जब उसको ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत शोषण किया। उससे पहले कम्युनिस्टों ने बड़ा शोषण किया। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब भी लाठी खाता था, अब भी लाठी खाता और अपनी ही सरकार में आगे भी लाठी खाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में खा रहा है। भाई आपने मुख्यमंत्री किसको लिया? वो तो मूल कांग्रेसी रहे, उसके बाद 20 साल TMC में रहे, अभी जुम्मा 4 साल से आपके साथ आ गए तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बना दिए। अब आपने असम के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा जड़ जमीन से कांग्रेसी थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके बाद अब उनको मुख्यमंत्री चेहरा आपको नहीं मिला असम में, तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस प्रणाली से आप चलाना चाह रहे हैं। आपके तो तमाम आयाते थे, 132 सांसद आपका जो है वो कांग्रेस की बैकग्राउंड से आता है। मूल भाजपाई है कहाँ? मूल RSS वाला है कहाँ? तीसरी एक और चीज, एक नेता महाराष्ट्र में कांग्रेस के हुआ करते थे जो ये कहा करते थे 26/11 RSS की साजिश। उनको जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को चुनाव पे टिकट लड़वा देती है भाजपा। कौन सा चरित्र है भाई? कौन सी नैतिकता है? कौन से उसूल हैं? कौन से सिद्धांत हैं? कहां गया वो देवतुल्य कार्यकर्ता जिसको ये भाषणों में कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता बड़ा देवतुल्य कार्यकर्ता है? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप वो भूल जाते हैं जो आप कहते हैं। आपके वक्तव्यों में, आपकी बातों में कोई अमल नहीं करते हैं। तीसरी एक और चीज मैं कहूंगा 30 सेकंड में, इस देश के प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि 2022 तक हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी हो जाएंगे। अब 2047 की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? थूक के चाटने की परंपरा बदली है भैया। आपने इनमें से क्या अचीवमेंट किया है? 1% किया, 2% किया, 50% किया, 100% किया, क्या किया? कोई जवाब नहीं देने वाला है।
हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नहीं पूछेंगे ये सवाल, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं और उनको खुद नहीं पता होगा, और उनकी बैकग्राउंड खुद भी कांग्रेसी है। वो बेचारे कहाँ पे बताएंगे भी जुम्मा जुम्मा, उन्हें भी कुछ महीने हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए। अच्छा तो रत्नाकर ये जी, बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। हाँ रत्नाकर जी बिल्कुल जवाब देंगे आपकी इस बात का, बोलिए। देखिए, ये उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं अभी, जो कांग्रेस एक परिवार की कांग्रेस बन के रह चुकी है, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में अभी उन्हीं का सहयोगी, पुराना एक सहयोगी कहा कि कांग्रेस जो है वह मुस्लिम लीग बन चुकी है। ये 2 दिन पहले का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, और ये उम्मीद करते हैं कि एक हिंदू जो प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानता है, उस हिंदू को अगर वहां पे बुलावा आता है राम मंदिर का और वहां पे नहीं जाते हैं तो उसकी भावना आहत होगी कि नहीं होगी, ये बताएं पहले आप। तुष्टीकरण की राजनीति में मैं आंकड़ा भी बता देता हूं आपको। अभी असम का आंकड़ा ले लीजिए, उनके 19 जो है विधायक जीते हैं, उसमें 18 विधायक जो है मुसलमान हैं। तो आप जो कांग्रेस नहीं रही, अब वो मुस्लिम लीग बन चुकी है पूरी तरह से। तो उस तरह के मुस्लिम लीग जो प्रो अपीसमेंट की राजनीति करती है, उस तरह की कांग्रेस में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। वो हर व्यक्ति जो कांग्रेसी था और पहले का कांग्रेसी, वो सब आएंगे मोदी जी के साथ और उनके विजन में उनका सहयोग करेंगे, उनके साथ चलेंगे, क्योंकि सारे लोग देश का विकास चाहते हैं। कोई धर्म पे आधारित कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहता है। आप दूसरी चीज ये कह रहे थे, आप सुन लीजिए, दूसरी चीज ये कह रहे थे कि बाहर के आयातित लोग इनको मिल नहीं रहे, बाहर के आयातित लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्यों भाई? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विस्तारवाद में हम विश्वास रखते हैं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और मोदी जी के विजन से कोई सहमत है तो निश्चित रूप से हम उसका वेलकम करेंगे, और वह विकास पसंद है तो हम उसको जिम्मेदारी भी देंगे। और एक चीज कहना चाहूंगा मैं, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री भी संघी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोगों का चुनिंदा उदाहरण देकर के आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे संघियों को जो है, संघ के लोगों को आप दरकिनार कर दे। देश के सर्वोच्च आसन पे जो बैठे हैं लोग, वो सारे लोग संघ को बिलोंग करते हैं, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। कुछ चुनिंदा लोगों का संघ राजनीतिक संगठन है, संघ राजनीतिक संगठन है, स्वीकार करा आपने। तो आप क्यों चाहते हैं? नहीं, मैं आपके बातों का जवाब देता हूं। दुबे जी मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात जी, सुनिए। संघ जो है वो राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, कहां से आगे संघ, अरे कहां पे संघ राजनीतिक संगठन है भाई? संघ नहीं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है। ये आप पहले आपको करेक्ट करिए, पहले अपने आप को करेक्ट करिए। आप संघ को जानते नहीं है, इसलिए आप जो है इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। संघ राजनीतिक संस्था नहीं है, संघ राजनीतिक लोग संघ में जाते हैं, राजनीतिक लोग संघ को बिलोंग करते हैं। संघ जो है राजनीति को नहीं बिलोंग करता है। ये अपने आप को पहले करेक्ट करने की कोशिश करिए, और गलत अवधारणा जो देश के सामने जो है प्रस्तुत करने की कोशिश। अरे आप ही ने बोला भैया, हमने तो नाम भी नहीं लिया। आपने तो मोदी जी का नाम ले दिया, अमित शाह का नाम ले दिया, राजनाथ जी का नाम ले दिया। आप ही ने नाम लिया ना कि आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं। हमने तो ये सवाल ही नहीं किया था, हमारा तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। मैं वही कह रहा हूँ, आपने बेसिक अंतर समझा नहीं। आप बेसिक अंतर समझिए। राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के कद्दावर नेता सारे। अरे वो छोड़िए, राजनीतिक पार्टी है कि गैर राजनीतिक पार्टी है, गैर संवैधानिक, वो छोड़िए। मैं तो एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मथुआ समाज का क्या होगा? वापस भेजेगी भाजपा? आज ये प्रश्न पूछते, अरे मथुआ समाज का क्या होगा बंगाल? 15 साल हो गए ये प्रश्न पूछते, कितना रोजगार दिया जनता के सामने, आपने प्रश्न खड़ा किया ना। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। मथुआ समाज का क्या होगा ये बताइए? मथुआ वापस जाएंगे बांग्लादेश या भारत में उनको माला पहनाई जाएगी? बताइए। काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? 2 करोड़। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने तो देश की आजादी के लिए 12 साल से खत्म हो गई। पूछ रहा हूँ आपसे, मथुआ समाज को धकेलाया जाएगा? मथुआ घुसपैठिए वापस जाएंगे नहीं जाएंगे? लोग जानते हैं, ये अरे मथुआ घुसपैठिए। भारतीय जनता पार्टी जो है उसका विजन लोगों का विकास है, जनता का विकास है, और राज्य का विकास है, और देश का विकास है। सरकारों को लूटना देख लिया भाजपा का, वो तो छोड़िए आप।
वो विजन है उसका। सारे मैं एक और चुनाव पूछ रहा हूँ का आपसे, परिणाम देख लीजिए। अरे भैया आप अगर मतुआ इतने convincing हैं, समाज आप इतने convincing मतुआ हैं, मुझे दोबारा समाज से पूछ लीजिएगा आप अपना सवाल वहीं पर, क्योंकि आप दोनों अटके हुए हैं। के शर्मा जी, जरा ये बताइएगा कि पश्चिम बंगाल को लेकर के आपका विजन क्या रहा? आपने तो कभी घुसपैठियों की बात ही नहीं की, आप तो वहां पर मानते ही नहीं थे कि घुसपैठिए हैं। अब अगर उसी घुसपैठिए को लेकर के प्रचार कर करके बीजेपी जीत गई, तो इसमें कमजोरी किसकी रही? टीएमसी साबित नहीं कर पाई कि वहां पर कोई भी घुसपैठिया नहीं है, और कांग्रेस ये साबित करने में साथ भी नहीं निभा पाई टीएमसी का। जी, पहले बात है कि ये हमारे रत्नाकर जी एक पहली बात बोले कि कांग्रेस एक परिवारवाद में जो परिवार के बाहर सिमट गई है। इनसे पूछिए कि बिहार में जो अभी जो शपथ ग्रहण हुआ था, वहां पे जो परिवार, सारे परिवार के नेता, उनके बच्चे ने शपथ लिया, चाहे वो जो रालोसपा हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की। क्या वो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे? क्या नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, अरे आप चुप रहिए ना, कितना बकबक करते हैं भाई। अरे रात में भी बकबक करते हैं क्या भाई? नाम मेरा के शर्मा है, तो मैं बोलूंगा रत्नाकर जी, वही बदतमीजी तो करेंगे ही। अच्छा रत्नाकर जी, इसके बाद परिवारवाद की परिभाषा पहले इसके बाद प्लीज, अरे भाई एक एक करके प्लीज, एक एक करके थोड़ा समझ में भी आता है, डिबेट करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। आपसे मैं रिएक्शन ले लूंगी, आप जिनके जिनके आपको रिएक्शन देने, मैं सबसे रिएक्शन लूंगी। के शर्मा जी, शब्दों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और छोटी छोटी बातों को अपने में पूरा करिएगा। आप सबको बराबर का टाइम दूंगी मैं। वाला बिहार में जो मंत्री पद दिया गया है, उसका मोदी जी ने परिवारवाद का जो डिफिनीशन है उसका बड़ा ख्याल रखा है। नीतीश कुमार के बेटे जो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे, नेतागिरी का, उनको एग्जाम में पास होने के बाद उनको मंत्री पद दिया गया। उससे खराब लोग जो है जनता दल यू में टैलेंटेड नहीं थे, पहला। अब रही दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि देश में जो हम राष्ट्रगीत गाएंगे, किसको सम्मान देंगे, कानून बनेगा क्या, सुजलाम सपलाम मजरा शीतलम सत्यव्रत। अब आप डिबेट को दूसरी तरफ लेकर के जाएं, उसके पहले मुझे जरा ये बताइएगा कि 5 राज्यों में के शर्मा जी कहां पर आपकी सरकार बनी? 5 राज्यों में कहां पर आपकी सरकार बनी, मुझे ये बताएं। मीनाक्षी जी सुन लीजिए, कहां पर बनी के शर्मा जी, जरा ये बताइए। मुझे मेरे सवालों पर ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपको सुजलाम सुफलाम तक लेकर के नहीं जाने दूंगी। आप मुझे ये बताइए, 5 राज्यों में कहां पर आपकी सरकार बनी? अरे सुनिए मीनाक्षी जी, तो विपक्ष का सुनने की शक्ति रखिए। नहीं, हमको शक्ति वक्ति का कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम जितना होता है उसी में हमारे पास सवालों की फेहरिस्त तैयार रहती है। आप मुझे ये बताइए, 5 राज्यों में आपकी सरकार कहां पर जीती? मुझे अपने टॉपिक से किसी को भी भटकाने की इजाजत देने का कोई अधिकार नहीं है, और मैं वो करने नहीं दूंगी आपको। सुजलाम सुफलाम बाद में, पहले ये बताइए 5 राज्यों में कहां पर आप जीते? आपकी पार्टी का, नेशनल पार्टी का दफ्तर बंद क्यों था भाई साहब उस दिन? आपके नेताजी कहां थे 5 राज्यों के जिस दिन परिणाम आ रहे थे? राहुल गांधी कहां पर थे? आपको क्या, आपके पार्टी दफ्तर में वो रौनक क्यों नजर नहीं आती है जो पहले हुआ करती थी? क्या आप लोगों को खुद पर भरोसा नहीं रह गया है? होम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। क्या ठीक है, क्या वर्क फ्रॉम होम। हम लोग है ना, देश की जो ऊर्जा है, जो हम लोग पेट्रोल डीजल और उसकी सेविंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। थैंक यू। अब रही वंदे मातरम, जो है आज गाना चाहिए था बंगाल के शपथ ग्रहण में, जो वंदे मातरम जो है वहां से गाते, बट उन्होंने नहीं गाया मोदी जी ने, और कहते हम सम्मान देंगे। अरे भैया, बंकिम चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम को लिखा, उनको बंगाल में सम्मान नहीं मिला। लेकिन वही देखिए, आपने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, उनका वर्षों का सपना हमने पूरा किया, तो पंकज सिंह चटर्जी का भी सपना पूरा कर देते। यदि देश में चाहिए ही था वंदे मातरम है, जो नहीं गाएगा वो पाकिस्तान जाएगा, और जो इंडियन होगा पाकिस्तान जाने के लायक नहीं होगा वो जेल जाएगा। तो आज तो कोई नहीं गाया, तो सबको जेल भेजिए। के शर्मा जी के हिसाब से गाना चाहिए था। के शर्मा जी, इतना वर्क फ्रॉम होम मत करिए कि जब पत्रकार आपके दफ्तर में पहुंचे और दफ्तर पे, पार्टी दफ्तर पर ताला लगा हो, तो वहां पर कांग्रेस के नेताओं तक को हम लोग पहचानने से इनकार कर दे। इतना वर्क फ्रॉम मत करिए, थोड़ा ऑफिस आइए। गई हुई थी मैं कांग्रेस दफ्तर पर भी जिस दिन परिणाम सामने आ रहे थे।
ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। आपके नेता क्यों नदारद थे, वहां पर होना चाहिए था, कोई बातचीत करने के लिए नहीं था कि अगर कोई एक रिएक्शन लेना चाहे तो नेता कहाँ पर है। इतनी बड़ी बड़ी बातें घर पर बैठ करके वर्क फ्रॉम होम होकर के नहीं हो पाएंगी, वरना पार्टी घर की ही समेट करके रह जाएगी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप कुछ कह रहे थे, आपका रिएक्शन। मैं तो के शर्मा साहब से ये पूछ रहा था कि आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस को या कांग्रेस आई को? कांग्रेस आई कहां चली गई? कांग्रेस से है, कांग्रेस आई से है? जो कांग्रेस इंदिरा गांधी जी ने जो बनाई थी तोड़ के कांग्रेस आई, वो कांग्रेस आई दिखाई नहीं दे रही आजकल। वो कांग्रेस आई कांग्रेस में मतलब मुझे लगता है कि मर्ज हो गई। सुनील जी, और वर्क फ्रॉम होम की जो आप बात कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से ही सब चलेगा पंडित जी। वर्क फ्रॉम होम ही करिए। इसलिए तो घर में बिठा दिया कांग्रेस को। मतलब कहना क्या है, एंकर आपको क्या सवाल कर रही हैं, जवाब आपको क्या देना है? 4 चीजें आप रट के चले आए, कोई बोलना है आपको? मतलब जो लिख के आपने टाइप करके रख लिया सामने, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। एंकर कुछ भी बोले, एंकर कोई भी सवाल करें, जवाब आपको वही देना है जो रट के आप आए हैं। इसके अलावा कोई जवाब आपके पास है नहीं है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम में यही दिक्कत होती है शर्मा जी। वर्क फ्रॉम होम में कोई आपका टीचर नहीं होता, बॉस नहीं होता। जो आप कर रहे होते हैं, जो आप सीख रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं आपके पास। दिमाग तो आपका पहली बार ही डिबेट में एंकर महोदय ने सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, उसका जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, उसका जवाब नहीं दिया आपने। जो आप रट के आए हैं, बार बार वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं। मालवीय जी जो है, बीजेपी के आईटी सेल वाले जो टॉपिक भेजते हैं वही टॉपिक चलता है, हम उनके बीच में बैठेंगे। 4 कम से कम नेता तो बैठने चाहिए थे ना, मीडिया को कम से कम बताने के लिए 4 नेता तो बैठने चाहिए थे ना आपको। तो आपके कार्यालय में 4 नेता भी नहीं मिले उस दिन आपको, और अभी तक आप मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाए। अभी तक आप मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाए। आप मीटिंग में मीटिंग आपकी चल रही है। चिंता ना करो, हम आराम से करते हैं, आपकी तरह नहीं है। अरे आराम से क्या करेंगे? इतने दिन में मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पाए आप? नहीं, इतने दिन में मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आप? क्या वो भी वर्क फ्रॉम होम से ही चलेगा क्या मुख्यमंत्री आपका? वर्क फ्रॉम होम से करेंगे? पद बिहार मत कीजिए, नहीं तो बाद में जबरिया बिया हो जाएगा। नहीं, बाहर से मुझे लगता है चाचा का फोन नहीं आया, वहां से फोन नहीं आया कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। अरे आपके पेट में दर्द हो रहा है, दवाई नहीं खाए क्या? अरे मेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? मेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? मेरे तमाम साथियों के टैक्स से पैसे की सरकार चल रही है, तमाम मेंबरशिप आपके घर से चल रही है सरकार। मेंबरशिप नहीं होती लोगों की। अच्छा, टाटा बिरला जो है पैसा आप ही को दे रहे हैं आप लोग एसी में बैठ करके सारे लोग कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, और सदस्यता शुल्क चला करके कहां करोड़ों रुपए जा रहे हैं आप? अरे वर्क फ्रॉम होम हमारे मोदी जी का है। मोदी भैया ने कहा देश की संसाधन बचाओ, तो हम मोदी जी का पूजा न करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम है, मीडिया से मोदी जी का हम पूजा करते हैं ना, उनको हमने 56 इंच की पूजा करते हैं। नरेंद्र मोदी की 56 इंच का पूजा करते हैं, तो आप पूजा भी करने नहीं दीजिएगा। हमारा मन कर रहा है मोदी जी का पूजा करे। मोदी जी का कैसेट बंद करो, कैश बंद करो, हमने कैसेट चालू हो गए। अब आपको मोबाइल ऑफ नहीं होते शर्मा जी, मोबाइल तो चालू रहते हैं, फोन तो उठाए जाते हैं, वो भी नहीं उठ रहे थे उस दिन। भाजपा प्रवक्ता बनाया कि नहीं बनाया आपको? लेकिन अरे भाजपा प्रवक्ता हो गया। शर्मा जी, ऐसा भी तो नहीं होता है कि पार्टी दफ्तर पे जाएं, कोई मिले ही ना बातचीत करने के लिए, ऐसा भी तो नहीं होता है। ऐसा कौन सा वर्क फ्रॉम होम होता है? इतना तो आईटी वाले भी नहीं करते जितना कांग्रेस कर रही है। अब जरा ये बताइएगा विश्वजीत जी कि आपके यहाँ परिवर्तन थोड़ा बहुत तो दिखने लगा है। ये ट्रेनों में भर भर के बुलडोजर जाने शुरू हो गए हैं, कहाँ का मार्केट तोड़ा? देखिए, हम तो शुभकामनाएं दिए। बंगाल में जो नई सरकार हुए, वो जो प्रतिश्रुतियां दिए, वो प्रतिश्रुतियां वो पूर्ण करे। 3000 रुपया लक्की भंडार, जिनको नाम दिया अन्नपूर्णा भंडार, वो दिए। भाजपा को भाटा दिए, 7 पे कमीशन दिए, सब क्लियर करे। 35 दिन का अंदर करने का बात बोले। बहुत सारी 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है सरकार ने। तब लोग बोले जो कीजिए, काम कीजिए, नौकरियां दीजिए, डेवलपमेंट कीजिए। हम लोग तो डेवलपमेंट किए, उससे भी अगर ज्यादा आप लोग डेवलपमेंट करते तो कीजिए, हमें आप लोग शुभेच्छा जनाएंगे। लेकिन डेवलपमेंट करना है, मतलब भाई बहन का जो सिटीजनशिप देने का बात आप लोग बोले थे, सीएए के
सीएए के लिए हम क्रिटिसिज्म सबको कर देंगे, लेकिन आप लोग दे नहीं पाए। उन लोग को नाम ऐसा में काट दिए, उन लोग को नाम, उन लोग को सृजन देने का काम भी आप लोग कीजिए। हम लोग चाहेंगे, नहीं तो हम लोग मैदान में उतरेंगे और रास्ता में जो आंदोलन होता है वो आंदोलन हम लोग करेंगे 5 साल। अगर कोई भी काम, कोई भी कोई जब पूर्ण होता है तो हम लोग काम करेंगे। हम लोग देखेंगे बंगाल में कहाँ घुसपैठिया है, बंगाल में कहाँ रोहिंग्या है, जिसके चलते बीजेपी ने बहुत हल्ला चिल्ला किया। 1.5 करोड़ बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठिया है। हम लोग ये भी देखेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि बॉर्डर में फेंसिंग नहीं हुआ, हम लोग जमीन दिए और फेंसिंग होता है कि नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे। हम लोग सब कुछ देखेंगे, काम करने के देंगे हम लोग, और हम लोग सब देखेंगे काम कितना होता है। मोदी जी बोले थे सारा भारत में 100 स्मार्ट सिटी होंगे, यही हुआ। 2022 के अंदर सबका घर हो जाएगा, यही हुआ। साल में 2 करोड़ नौकरी, यही हो गया। रेलवे विस्तारीकरण हो गया, LIC विस्तारीकरण हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक का रिपोर्ट बोल रहा है भारतवर्ष में पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 साल में सबसे खराब अर्थव्यवस्था अभी चल रहा है। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, आप लोग को सपोर्ट करेंगे, काम कीजिए, नहीं तो रास्ता में उतरेंगे और देखेंगे घुसपैठिया कहां से आप लोग को मिल रहा है। चूज के घुसपैठिया देखेंगे कहां घुसपैठिया है। आप तो जबरदस्ती की सरकार हो गया, डेवलपमेंट होगा। बंगाल का पैसा जो अटका कर रखा था सब पैसा दे दिया जाएगा। बंगाल में एनर्जी से काम होगा, बंगाल में जल जीवन का काम होगा, बंगाल में आवास योजना का काम होगा, बंगाल में सब काम होगा। अब यही प्रतिश्रुतियां देखेंगे जो बीजेपी ने बोला है कि 45 दिन के अंदर हम लोग सब कुछ दे देंगे और मई का पहले हम लोग सरकार गठित करेंगे और 1 जून से हम लोग हर महिला को 3000 रुपया देंगे, बोला है। हर सीनियर सिटीजन को 3000 तो रुपया 5 देंगे। साल आपको बैठ के यही देखना है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे वो काम उनकी तरफ से पूरे किए जा रहे हैं या नहीं, और आपको ऐसा ही बनना भी चाहिए। विपक्ष का यही काम होता है कि सरकार ने जो वादे किए वो वहां पर निभाए भी है या नहीं निभाए। रत्नाकर जी देखिए, टीएमसी को अभी देखने के अलावा कोई काम बचा नहीं है, ये देखेंगे ही। ममता बनर्जी ने स्वयं कह दिया है कि अभी राज्य में मेरा कोई बहुत बड़ा रोल रहेगा नहीं, इसलिए मैं इंडी गठबंधन को मजबूत करूंगी। तो ये देखने वाली बात ये है, ये बैठ के देखेंगे यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये जरूर देखेंगे कि जो इन्होंने केंद्र की योजनाओं को, जो वहां की जनता को लाभ मिलना था, जिस लाभ से इन्होंने वंचित करके रखा था, उन योजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रथम कैबिनेट में हम लोग मंजूरी करके उन योजनाओं को सीधा जो है लाभान्वित करेंगे पश्चिम बंगाल की जनता को। तो ये बैठ के आप जरूर देखना, ये जरूर बैठ करके आप देखना। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, ये पता नहीं, ये देखिए वर्सेस वाला मत लीजिए, मालूम है मुझे, आप जो बोलेंगे उसकी आवाज भी नहीं जाएगी, मेरी आवाज भी नहीं जाएगी। फिर बोल लीजिए, आप भी बोलिए। अच्छा बोलिए, आप लोग बंगाल को वंचित किए। हाँ। नहीं, अगर सुनिए विश्वजीत जी, अगर आपने 15 साल का स्कोर कार्ड जनता के सामने रखा होता ना, तो शायद जनता आपको 100+ दे देती सीट। लेकिन आपने 15 साल का कार्य को तो गिनाया ही नहीं, आपने तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम किया। आपने तरह तरह के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो आरोप लगाने की राजनीति से ऊपर उठ करके अगर आपने 15 साल में विकास के क्या कार्य किए, वो आप लोग मणिपुर ठंडा नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा मणिपुर जाके झालमुड़ी खाइए, नौका बिहार कीजिए, थोड़ा मणिपुर जाइए, वहां ठंडा कीजिए। 3 साल से मणिपुर जल रहा है, बहना रो रहा है, मां रो रहा है। आधा घंटा बोल लीजिए, 10 मिनट मुझे दीजिएगा खाली बोलने के लिए। अब सुन लीजिए ना विश्वजीत जी, काफी सवाल पूछ लिए आपने। नहीं, ये इन्होंने जिस तरह से पश्चिम बंगाल जो है कभी औद्योगिक शहर हुआ करता था कोलकाता, उस शहर को जो है इन्होंने पिछड़ा, जो कभी जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन जो है पश्चिम बंगाल का हुआ करता था,
उसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन जो है करने तक का राज्य ये इन्होंने बना दिया पश्चिम बंगाल को। आज निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे शुभेंदु दादा हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के सामने साष्टांग दंडवत करके और ये भाव प्रकट किया कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। और शुभेंदु दादा ने कहा है कि दशकों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। किस लिए रहेगी? दिलों पे राज इसलिए करेगी क्योंकि वहां पे रोजगार देगी, वहां पे महिलाओं के लिए सुरक्षा देगी, वहां पे आवास देगी, वहां पे वो तमाम सुविधाएं जिससे इन्होंने वंचित करके रखा है वो सारी सुविधाएं देगी। देखिए, ये वही पश्चिम बंगाल की सरकार है जो अगर विकासवादी होती, अगर ये इनका अगर मंशा वहां पे इंडस्ट्री को लाना होता, तो ये बताइए ये क्यों टाटा जैसे बड़े प्रोजेक्ट, नैनो प्रोजेक्ट को वहां से बाहर निकालने का काम करते? तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाती है ना कि इनकी मंशा पश्चिम बंगाल को देश का अग्रणी राज्य बनाने का रहा ही नहीं। पश्चिम बंगाल को सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के से साध कर इनको सत्ता पे रहना था और तमाम तरह के घोटाले करने थे। और आपने देखा कि उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा आशीर्वाद जो है पश्चिम बंगाल की जनता ने जो दिया है, निश्चित रूप से यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है वो एक सच्ची श्रद्धांजलि है, वहां के जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दे करके। ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है। और देखिए, और एक दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यकर्ता मखनलाल सरकार उनको जिस तरह से सम्मानित किया पूरे मंच पे ला करके, और उनका प्रधानमंत्री जो व्यक्ति है उन्होंने चरण स्पर्श किया उनका, यह दर्शाता है कि हर एक भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को उतनी ही अहमियत और वैल्यू देती है जितनी कि वो बड़े नेताओं को देती है। और ये संगठन, यही संगठन की मजबूती ने हमको वहां पे पश्चिम बंगाल में जीत दिलाई है, क्योंकि हर एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता वहां पे पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ था और बताने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अन्य राज्यों में विकास का कार्य किए है, जिस तरह से देश को अग्रणी बनाने का काम किए है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल को भी सोनार बांग्ला बनाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जी ठीक है, के शर्मा जी। पहले तो दिल्ली में जमुना नदी को सफा कीजिए। दिल्ली में महिला को 2,500 रुपया वादा किए थे, वो तो देखिए। दिल्ली में इलेक्ट्रिक फ्री बोले थे महिला को। आप चिंता न करिए, जनता को पूरी तरह से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा करती है उसको पूरा करती है, तभी जनता बार-बार नोएडा में मजदूर मार खा रहा है। अच्छा, 3 बार यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी रही, उसे भी विदा किया, वो जनता ने इसीलिए शायद मैंडेट दिया होगा। के शर्मा जी, अब एक लंबा वक्त तो लगा होगा बीजेपी को भी वहां पर खुद को तैयार करने में। 10 साल पहले तक जो पार्टी कुछ नहीं हुआ करती थी, आज वहां पर सरकार में बैठ गई है, लेकिन कांग्रेस क्यों धीरे धीरे समिटती गई वहां? देखिए, बदलाव जो है ना वो नियम है मीनाक्षी जी। आपके घर में आज टीवी एलसीडी है, कल एलईडी आएगा, उसके बाद बहुत और बड़ा इंच का आएगा। आज एसी जो है वो आपका विंडो एसी है, बाद में वो आपको स्प्लिट एसी आएगा। कंपनी का होगा उसका तो आएगा कम से कम। नियम। और सुने, कभी कभी है ना हमारे घर में ना कभी कभी हमें 2 रोटी खाकर भी सोना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि देखिए एक जैसा कमाई नहीं होता है ना। अब क्या है कि हम लोग देखिए क्या हो गया, देश गरीब हो गया है। अब सारा पैसा अडानी अंबानी टाटा बिरला मोदी के पास चला गया। चौथी आर्थिक व्यवस्था बन गया। आप कह रहे देश गरीब हो गया है। अभी आप टीवी का उदाहरण देते देते एलसीडी तक जा पहुंचे, तो फिर एलसीडी कैसे खरीद पा रहा है इंसान? एसी विंडो से स्प्लिट पे कैसे आ गया? टाइम्स नाउ पे छपा है या हिंदू टाइम्स पे छपा है। मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ कि आप किसी भी चैनल का नाम नहीं लेंगे हमारे चैनल पर। आपको बोलना है, आप बता सकते हैं रिपोर्ट के आधार पर। खबर कहाँ से लाए आपने, कहाँ से देखा? ये मतलब आपने, मेरा कहना है कि आप क्या बीजेपी के आरएसएस का जो मैगजीन छपता है वहां से पढ़ी है क्या? अच्छा, वो छपता है, ठीक है। अच्छा, वो आपने बता दिया मुझे कहाँ पता था। हाँ, मुझे लगा कि आप जो सोर्स दिखाई कि देश जो है आर्थिक व्यवस्था में चौथा स्थान आया। अगर आप थोड़ा सा अगर आप अपडेट रहना शुरू कर देंगे तो आपको मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फोन सबके हाथ में होता है, आप वहां पे गूगल पे जाकर के टाइप करके देखिएगा, वहां पर आपको नाम मिल जाएगा और ये पूरी दुनिया में सबको पता चल जाएगा। सिर्फ हमें इंडियंस को नहीं पता चल जाएगा,
ब्रिटेन में बैठे हुए ब्रिटिशर्स को भी पता चल जाएगा कि चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है। पूरी दुनिया को पता है, मुझे और आपको बस नहीं। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। ये हमारे बचपन में मास्टर साहब पढ़ाए थे हाँ। कि डॉलर का जब भाव बढ़ेगा और इंडिया का भाव गिरेगा तो इकोनॉमिक खराब होगा। अब आपने एक नया इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, तो मैं फिर से कॉलेज में एडमिशन लूंगा, फिर से सीखूंगा, उसकी फिर जरूरत ही आऊंगा नहीं आपके है। पास। क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? फोन उठाइए, गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। ओ गूगल बाबा भी तो बीजेपी के दोस्त है ना। अच्छा, वो तो हर जगह हो सकता है बीजेपी कि बाबा भी- ने अपना वायरस घुसा दिया है, लेकिन आपकी पार्टी पता नहीं क्यों धीरे धीरे निकलते जा रही है वहां से भी। बीजेपी ऐसा भूत है हाँ। जो दिखता नहीं है, हाँ। लेकिन सब देखिए तमिलनाडु में उनका कोई एक एमएलए आया है, लेकिन तमिलनाडु का भूत उनका चल रहा है, राज्यपाल से सिस्टम उनका चल रहा है। तो वो ऐसा भूत है ना कि आपको दिखेगा नहीं, रात में डर लगे, इसलिए हनुमान चालीसा लेके बैठे ये रहिए। बीजेपी के फोबिया से ग्रसित है। इनको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, इनको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। रत्नाकर जी, आप होम ट्यूशन देते हैं ना? प्लीज मैं आपको 5,000 रुपए पर नहीं, मैं घंटा कोई दूंगा, होम आइए ट्यूशन ना। नहीं देता। पार्टी मैं मत कोई छोड़ होम दीजिएगा। नहीं पता देती। चला वर्क फ्रॉम करते करते आप थोड़ा साइड में और दूसरा बिजनेस शुरू कर दें, ऐसा मत करने लग जाइएगा। मीनाक्षी जी, हाँ। ये बीजेपी जो है ना, ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम अब बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव करके यूपी जीत लिए ना, चैलेंज करता हूँ इनसे, चैलेंज करता हूँ मैं अपने सुसाइड कर लूंगा और आग लगा लूंगा अपने शरीर में, यदि ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए और जीत गए तो। मैं इनको खुला चैलेंज करता हूँ। और पुराने जमाने के अपने टाइम भाषण जैसे में बिहार हिंदू में वो मुस्लिम लूट बंद जाया करते थे, वैसा कुछ हो गया, फिर क्या करिएगा? तो सेफ है, हम बटेंगे तो कटेंगे। अभी नया चालू हो गया सगुफा, जो नया सगुफा है, वंदे मातरम को हम कानूनी तर्ज देंगे। वंदे मातरम जो नहीं गाएगा अच्छी बात है। वो पाकिस्तान जाएगा। अच्छी इनको बात है। पता है, इनको पता है कि वंदे मातरम सिर्फ मुस्लिम नहीं ये वंदे गाते, मातरम बाकी गाया कोई जाता है, क्रिश्चियन बच्चों के को लिए ये तो नहीं बोले हाँ। कि पाकिस्तान के साथ साथ मैं अमेरिका भी अच्छा, भेजूंगा। नवीन जी भी हमारे मैं साथ आ गए हैं। कोई क्रिश्चियन अब आप को वंदे अमेरिका मातरम से- का फिर एक नया डिबेट शुरू कर दें, ठीक है, अच्छी बात है। जो चीजें हमारे वक्त में पुराने वक्त से चली आ रही हैं, वो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उन्हें भी जाननी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? वंदे मातरम गाने में बुराई जब कांग्रेसियों को कभी नहीं हुई है, तो अब नए नए बने आपको क्यों हो रही है? नवीन जी जरा ये बताइएगा कि बाकी पार्टियां और खास तौर पर टीएमसी का जुड़ा हुआ ये सवाल है मेरा, कि टीएमसी 15 साल में कैसे धीरे 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 लोगों के मन से उतरते गई और आज आलम यह है कि सत्ता से बाहर बैठी हुई है। नहीं मीनाक्षी जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, बड़ी बेबाकी के साथ कहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को थैंक्स टू चुनाव आयोग, थैंक्स टू ज्ञानेश कुमार करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वह भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो टीएमसी मांग रही है, क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहा है चुनाव आयोग? क्या नहीं करना चाहिए भाई? उसमें कौन सी बड़ी चीज है? क्या समस्या है? तो सीसीटीवी सार्वजनिक कर दीजिए, दिखा दीजिए कि हाँ इतने बड़े मतगणना हुई है और ये इस तरीके से मतगणना हुई है, क्यों नहीं की जा रही भाई? तीसरी एक और चीज आती है, सबसे बड़ा गंभीर विषय है। शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हैं और ये शुभेंदु अधिकारी का चौथा सहयोगी है जिसका मर्डर हुआ है। इससे पहले भी 3 के मर्डर हुए हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत है? कौन से राज है उसके पास? कौन साजिश करता है? क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है? होनी चाहिए ना। मेरा एक और सवाल है, 27 लाख वोटर वोट डालने से वंचित हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार डाल लेना। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई अब लोकतंत्र का मजाक बन के रह गया भारत में, तो कोई बात नहीं, इस बार सरकार नहीं बनी, अगली बार बना लेना। ये मतलब चल क्या रहा है यार देश के अंदर? मतलब वी आर क्वाइट सरप्राइज्ड। ये मजाक चल रहा है देश के अंदर, संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट, ये मोकरी होके रह गई है देश की, मजाक बन गया है। और जो आप बात कह रही थी, देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की नहीं है, 6वें नंबर की हो गई है। और एक चीज बता दूं, मीडिया की आजादी के मामले में भारत 151वें नंबर पर था 188 देशों में, अब वो 157वें नंबर पर आ गया है। ये उपलब्धि हुई है मोदी सरकार की। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, सरकार कुछ भी नैरेटिव सेट करती रहे, कुछ भी बोलती रहे, मुझे ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में 10 साल की सरकार होने आ रही है, 12 साल जून में मोदी जी की सरकार के पूरे होने जा, देश को हासिल क्या हुआ है? नेपाल जैसा देश बहुत छोटा देश है, आज की तारीख में आपके नागरिक पर पाबंदियां लगा रहा है और बोलती बंद है हमारे 56 इंची की, बोल नहीं पा रहे हैं वहां पर।
आपके 100 रुपए से ज्यादा के उत्पाद अंदर नहीं घुसेंगे नेपाल में। क्यों भाई? आप किस लिए मुंह सिले बैठे हैं? चुनाव जीतने में, भाषण देने में आप बावली हैं और इन पर आप बोल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप कहते इज्जत उतार दूंगा, अब आप चुप रह जाते हैं। क्या चल रहा भाई देश के अंदर? ठीक है नवीन जी, आपका फ्रेम बहुत ज्यादा फ्रीज हो रहा है, आप ऑलरेडी मूविंग कार में हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका जवाब। तो 2014 में मोदी जी की तालियां, मोदी जी के स्पीच सुन के तालियां बजाते थे। मोदी जी, नवीन जी भी तो आरएसएस का प्रोडक्ट हैं। इतने दिनों भारतीय जनता पार्टी में रहे, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए, अब राजनीतिक विषय। तो ये कहां से चीज आ रही है? उन्होंने असम के मुख्यमंत्री का गिना दिया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का गिना दिया, खुद का नहीं गिनाया। प्रवक्ता बीजेपी का भी गिना दिया कि ये कल तक कांग्रेस के थे। अरे भाई, आरएसएस में 20 साल रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनवाने के बाद, तालियां बजाने के बाद, ऐसा कौन, मतलब विधायक की टिकट नहीं दिया आपको, एमएलए की टिकट आपको नहीं दी, विधायक आपको नहीं बनाया, तो आप सब, तो भारतीय जनता पार्टी बेकार हो गई। एडवोकेट है मोदी जी ने कहा है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के एडवोकेट है और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, देश में क्या चल रहा है, मतलब स्थिति हो गई। इसका मतलब तो सारे केसेस जो देश में चल रहे होंगे, लॉ ऑफिसर, मेरा अधिकार है सवाल करना ये, और ये कोर्ट में सवाल अभी लोग उठा सकते हैं और किसी की ताकत भी नहीं उठा देगी। ये हमारा हक है, हम उठा सकते हैं और हम पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट से, पूछ रहे हैं कि जवाब दो भाई। 27 लाख लोग इस बार वोट नहीं डाल पाए, अगली बार डाल देंगे जी। कौन सा मजाक है यार? देर से मैंने सुना आपको, प्लीज। मतलब आप विधायक हो जाएंगे तो आपकी सारी पार्टी अस्थायी हो जाएंगी। कल तक समाजवादी पार्टी को आप आरोप लगा के निकले और कल अखिलेश यादव के संग आदरणीय, सम्माननीय, जाने क्या क्या अखिलेश यादव जी के साथ लिख रहे हैं, हमारे उनके साथ हम तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सबसे मिलते हैं, सारी पार्टी मिलते हैं हम लोग यार। गलत क्या है इसमें? अरे भैया, हम योगी जी से ही मिल लेंगे, अभी हम योगी जी से ही मिले। अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, गडकरी जी से मिले, हम तो मिलते हैं। सुन लीजिए, अब वहां से आपको टिकट मिल जाएगी समाजवादी पार्टी की इटावा से। नवीन जी, समाजवादी पार्टी से टिकट मिल जाएगी आपको इटावा से, तो समाजवादी पार्टी ठीक हो जाएगी, बताएं ना, सही हो जाएगी। मतलब कहां तक ये स्थिति है? मतलब आप दूसरे ऊपर पे, अरे भाई खुद भी तो देखिए आप। आज आप समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, 10 साल पहले आप भाजपा से टिकट मांग रहे थे, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। कम से कम अपनी विचारधारा तो रखिए। जी मीनाक्षी, मुझे लगता है नवीन जी का फ्रेम बहुत ज्यादा फ्रीज हो रहा है। जी रत्नाकर जी, देखिए नवीन जी ने 2-3 बातें जो बड़ी आपत्तिजनक कही, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। एक तो इन्होंने कहा था कि थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन कहना चाहिए, थैंक्स टू ज्ञानेश कुमार कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ था और 5 राज्यों में इनको कमियां सिर्फ जो है पश्चिम बंगाल में दिख रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी शासित जहां पे जीत के आई है वहीं पे दिख रही है। अरे भाई, वही ज्ञानेश कुमार, वही इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी, वही सेंट्रल फोर्सेस केरल में भी थी, वही सेंट्रल फोर्सेज और ज्ञानेश कुमार और वही चुनाव आयोग के अधिकारी जो है वो तमिलनाडु में भी थे। तो जहां पे अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, वहां पे तो हर चीज इनको अच्छी दिखती है, कोई वहां पे उनको बुराई नहीं दिखती, हर चीज सही है, सब संविधान के तहत है, सब न्यायपालिका के गाइडेंस के तहत है, सब चीजें इनको अच्छी दिखेंगी। लेकिन वही जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, कल तक जब विश्वजीत जी हमारे साथ बैठे हुए थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तब भी आपने विश्वजीत जी इस बात का दावा किया था कि आप 200 से 205 सीट तक आएंगे, और आज जब नहीं वो रिजल्ट परिणाम आपके मुताबिक आया, तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा देना ये सही नहीं है। अगर आप 3 बार लगातार वहां पर जीतते रहे हैं तो भी, और मैं ये सबसे कहना चाहूंगी, लेकिन हाँ बार बार समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वही एक बात को पकड़ करके बैठने से आगे बढ़ना बंद हो जाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ शामिल होने के लिए इस विषय पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।